हर साल 14,000 यूपीएससी के एस्पिरेंट्स यूपीएससी का मेंस अटेम्प्ट करते हैं, बट उनमें से सिर्फ 2,500 एस्पिरेंट्स मेंस क्रैक कर पाते हैं। और उनमें से सिर्फ कुछ 100 ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो टॉप रैंक सिक्योर करते हैं। गाइस, आज के वीडियो में आपको उन सीक्रेट टेक्निक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे यूज करके यूपीएससी टॉपर्स टॉप रैंक सिक्योर करते हैं, और वो कौन सी गलतियां हैं जिसके चलते एवरेज एस्पिरेंट का मेंस कभी नहीं निकलता। गाइस, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूं। मैंने यूपीएससी का मेंस 6 बार अटेम्प्ट किया है, 4 बार क्रैक किया है, और काफी अच्छे स्कोर से क्रैक किया। यहाँ मेरे आप कुछ स्कोर कार्ड देख सकते हैं। गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा यूपीएससी प्रिपरेशन में। और यदि आपके अंदर थोड़ा भी पोटेंशियल है और इस टेक्निक को आपने यूज किया, तो आप यूपीएससी के टॉपर भी अगले साल हो सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहला एक मिथ है, कुछ मिथ्स के बारे में बात करूंगा। एक ऐसा मिथ है कि यूपीएससी टॉपर्स ना आउट ऑफ वर्ल्ड कंटेंट एग्जाम में लिख के आते हैं। मतलब एकदम जो एक कॉमन एस्पिरेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है, ऐसा कंटेंट लिख के आते हैं तभी आप टॉप करोगे। नहीं गाइस, ये नहीं है। आपको मैं सच बताता हूं, यूपीएससी टॉपर्स भी एवरेज आंसर ही लिख के आ रहे हैं। आपने बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स को देखा होगा जिन्होंने फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में उनका मेंस नहीं निकला, और थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट जाते जाते उनका मेंस क्रैक किया, और अच्छे रैंक से क्रैक किया, टॉप रैंक से क्रैक किया। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात है गाइस, आपको पेपर कंप्लीट करना है। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स जिनके पास कंटेंट तो एक्सीलेंट है, उनका पेपर ही कंप्लीट नहीं हो रहा। वो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे। वो 20 क्वेश्चन क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे? मे बी उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, और मे बी उनका राइटिंग स्पीड सही नहीं है, वो 20 क्वेश्चन लिख ही नहीं पाए। मैं आपको बताता हूं, आप यदि 20 क्वेश्चन लिख पा रहे हो विथ एवरेज कंटेंट, आप एग्जाम को निकालने के चांसेस आपके ज्यादा हैं। और यदि आप बहुत ज्यादा एक्सीलेंट कंटेंट लिख के आ रहे हैं बट आपने सिर्फ 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया, आपके निकालने के चांसेस मेंस के बहुत कम है। तो सबसे पहली बात है कि आप बहुत ज्यादा कंटेंट के पीछे मत भागिए, एवरेज कंटेंट को ही यूज कीजिए, बट एवरेज कंटेंट के साथ फुल मेमोराइजेशन ऑफ द सिलेबस। गाइज, मैं आपको बता रहा हूं, एवरेज कंटेंट विद गुड मेमोराइजेशन के चांस यूपीएससी में सिलेक्शन के ज्यादा हैं, रादर देन एक्सीलेंट कंटेंट विद लेस मेमोराइजेशन। गाइज, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यूपीएससी के मेंस के एग्जाम में आपको 6 से 7 मिनट मिलता है एक आंसर लिखने के लिए। यहां पे यदि आपको मेमोराइजेशन नहीं है, रटा हुआ नोट्स नहीं है, तो वहां पे सोच के लिखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। गाइस, यूपीएससी के एग्जाम ऐसा नहीं है कि आप अंदर में क्वेश्चन मिल गया, आप सोच रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो, आप थिंकिंग कर रहे हो। वहां थिंकिंग का समय नहीं होता है। वहां बस एक तरह से मतलब आपको आपकी ना जो हाथ है ना, एकदम बंदूक की तरह चलना चाहिए। एकदम तड़ातड़ 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 पॉइंट्स लिखे जा रहे हैं। पेपर कंप्लीट करना एक बहुत ही बड़ा बात होता है। गाइस, मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखा है, उनका सिर्फ रैंक इसलिए नहीं आया या उनका सिर्फ मेंस इसलिए नहीं निकला क्योंकि उनका पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ। पेपर क्यों नहीं कंप्लीट हुआ? क्योंकि वो एग्जाम में सोच सोच के आंसर लिख रहे हैं। सोच सोच के आंसर लिख रहे हैं तो 7 मिनट में आंसर लिखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है गाइज। तो मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि एवरेज कंटेंट ही रखिए, बट उसको गुड मेमोराइजेशन कीजिए, उसको सिलेबस को कवर कीजिए, सिलेबस को पूरा कवर कीजिए। गाइज, मैं आपको बताता हूं, 14,000 में मैं आपको लिख के दे सकता हूं सिर्फ 4,000 ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनका सिलेबस पूरा कवर्ड होगा। 10,000 का तो सिलेबस ही कवर्ड नहीं होता है। 10,000 का तो मैं नोट्स ही याद नहीं है, उसको याद ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा वेग वेग स्टडी है, वेग पूरा सिलेबस स्टडी, वेग से नहीं निकलने वाला आपको ये एग्जाम। आप खुद सोचिए, वेग मेमोरी से आप 7 मिनट में क्या लिख पाएंगे आंसर? 20 आंसर लिखना है 7 मिनट में, क्या आप 7 मिनट में लिख पाएंगे? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है गाइज। वही एस्पिरेंट्स एग्जाम क्रैक करते हैं, वही एक्सपीरियंस एग्जाम में टॉप रैंक सिक्योर करते हैं यूपीएससी के मेंस में, जिनका मेमोराइजेशन बहुत ज्यादा सॉलिड होता है। तो एवरेज कंटेंट विद गुड मेमोराइजेशन प्लस एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, ये है आपका रेमेडी ऑफ टॉपिंग द यूपीएससी एग्जामिनेशन। हम लोग करते क्या? हम लोग जस्ट ऑपोजिट करते हैं। हम लोग कंटेंट कलेक्ट करते रह जाते हैं। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स, उस टॉपर का नोट्स, इसका नोट्स, उसका नोट्स, ये बुक में कुछ नया दिया हुआ, वो बुक में कुछ नया दिया। हम लोग पूरा समय अपना
पूरा समय अपना 2 साल 3 साल हम लोग नोट्स कलेक्ट करने में ही लग जाते हैं, नोट्स बनाने में ही लग जाते हैं, और जब याद करने की बारी आती है, जब प्रेजेंट करने की बारी आती है, तो यहां हम फेल कर जाते हैं। गाइस याद रखिएगा, यूपीएससी का टॉपर जो होता है उसके पास भी एवरेज कंटेंट होता है, वही कोचिंग इंस्टीट्यूट का, वही ऑप्शनल टीचर का नोट्स होता है, बट उसके पास गुड मेमोराइजेशन होता है, उसके पास एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन होता है, तभी जाके वो टॉपर बनता है। गाइस आपने बहुत बार देखा होगा, सेम ऑप्शनल सब्जेक्ट 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, पर उसमें से एक बच्चा ऐसा होता है जो यूपीएससी टॉप कर जाता है उन्हीं ऑप्शनल के नोट्स को यूज करके, और वैसे 99 बच्चे हैं जिनका मेंस तक नहीं निकलता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो टॉपर होता है वो इस पे फोकस ज्यादा करता है, इस पे और ज्यादा फोकस करता है, पर जो फेलियर एस्पिरेंट होता है वो हमेशा नोट्स कलेक्शन में ही लग जाता है, और अच्छा नोट्स बनाएंगे, और अच्छा नोट्स बनाएंगे, और रिसर्च करेंगे, और रिसर्च करेंगे, ऐसे करके उनका 2-3 साल वेस्ट हो जाता है। एग्जाम में उनको कुछ याद नहीं रहता है, तो एग्जाम में याद नहीं रहता तो ऑब्वियसली प्रेजेंट भी नहीं कर पाते हैं। गाइज आज आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने मेमोरी को और कैसे अपने प्रेजेंटेशन को आप इंप्रूव कर सकते हैं, एक एग्जांपल लेके। तो गाइज इस फॉर्मूला को याद रखिए, यदि आपको यूपीएससी का मेंस टॉप करना है नेक्स्ट ईयर, तो आपको एवरेज कंटेंट, आपको जो भी कहीं से मिलता है, कहीं से मिलता है, मैं आपको बताता हूं सर, सारे इंस्टीट्यूट, जो अच्छे इंस्टीट्यूट है, जो अच्छे मेंटर हैं, जो अच्छे टीचर हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं आपको हर जगह इंडिया में, काफी अच्छे इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, काफी अच्छे मेंटर्स हैं ऑनलाइन। आप किसी भी एक टीचर का, किसी भी एक इंस्टीट्यूट का नोट्स ले आइए और उसको मेमोरी कीजिए, याद कीजिए, रटिए, उसको एकदम याद होना चाहिए। नींद में भी कोई उठा के बोले आपको कि भाई मेरे को बताइए फूड प्रोसेसिंग के चैलेंजेस क्या है, मेरे को बताइए नक्सलिज्म के फैक्टर्स क्या क्या है, मेरे को बताइए मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस क्या क्या है, आपको पूरा रटा होना चाहिए, आपको बिना सोचे आपके पॉइंट्स याद होने चाहिए। और आज आपको बताऊंगा कैसे आप एक्सीलेंट प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे आपके आंसर्स क्राउड से ज्यादा अच्छे दिखें। गाइज आपको मैं बताता हूं, ये आपने 3 चीज कर लिया, आपका पक्का यूपीएससी टॉपर आपका रखा हुआ है। गाइज यहाँ मैं आपको बोलूंगा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, हैंडल है, आप यहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं यदि आपको मेरी मेंस की गाइडेंस चाहिए। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ मनी लॉन्ड्रिंग, और इससे मैं दिखाऊंगा कि कैसे एक टॉपर कैसे प्रिपेयर करेगा और एक एवरेज एस्पिरेंट कैसे प्रिपेयर करेगा। तो गाइस सबसे पहले एक टॉपर क्या करेगा, मान लो मनी लॉन्ड्रिंग का टॉपिक उसे पढ़ना है, तो सबसे पहले वो 360 डिग्री इसको टॉपिक एनालिसिस करेगा, इसको बोलते हैं 360 डिग्री। ओके, टॉपिक एनालिसिस, टॉपिक एनालिसिस। तो मैंने ये करके रखा है। मनी लॉन्ड्रिंग में पहला आपको पढ़ना है व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, फिर प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, फिर व्हाट आर द ड्राइवर्स और कॉजेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, व्हाट इज द consequence of money laundering, then terror financing, then legal architecture to handle money laundering, institutional architecture to handle money laundering, then international organization and money laundering, and last federal aspect and ethical aspect in money laundering। यदि आप मनी लॉन्ड्रिंग का ये सारे डायमेंशन आपने तैयार कर लिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी में हैंडल कर सकते हैं। चलिए आपको कुछ पीवाईक्यूज दिखाता हूं। ये है 3 क्वेश्चन जो मनी लॉन्ड्रिंग में आ चुका है। यहाँ देखिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन आया, मनी लॉन्ड्रिंग पोजेस सीरियस security threat to the country's economic sovereignty, what is the significance for India and what are the steps taken by India to control it। तो आप यहाँ देखिए, बेसिकली ये बात कर रहा है कंसिक्वेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और क्या क्या स्टेप्स हमने लिया है लीगल इंस्टीट्यूशनल मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए, इस डायमेंशन का क्वेश्चन आया हुआ है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस हाउ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू मनी लॉन्ड्रिंग। यहाँ बेसिकली पूछ क्या रहा है, यहाँ पूछ रहा है बेसिकली आपको कैसे कैसे ड्राइवर्स हो रहे हैं, क्या व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, लाइक फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी, हवाला ट्रांजैक्शन, हवाला ट्रांजैक्शन, कैसे कैसे न्यू टेक्नोलॉजीज क्या क्या आ रहे हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। एक और क्वेश्चन देखिए, ये आया है आपका टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर, नो मनी फॉर टेरर, टेरर फाइनेंसिंग में क्वेश्चन आया है। तो यहाँ देखिए मैंने टेरर फाइनेंसिंग भी किया है। तो आपको करना क्या है कि आपको इन टॉपिक्स पे आपको सबसे पहले कंटेंट तैयार करना है। तो यदि आपको खुद से कंटेंट तैयार नहीं करना है, तो मैंने आपको देख सकते हो, मैंने मेंस मास्टर नोट सिक्योरिटी में मनी लॉन्ड्रिंग का कंटेंट तैयार कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग 20-25 पन्नों का ये कंटेंट है, जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बताया मैंने, स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के बताया मैंने, कौन मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, टेरर फाइनेंसिंग क्या है, सोर्सेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, सोर्सेज ऑफ टेरर फाइनेंसिंग क्या है, लीगल फ्रेमवर्क क्या है, राउंड ट्रिपिंग क्या है, इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ क्या है, ग्लोबल फ्रेमवर्क क्या है,
FATF क्या है, काउंटरफीट करेंसी क्या है, FATF रिकमेंडेशन क्या है, सेकंड ARC का रिकमेंडेशन क्या है। तो एक होलिस्टिक नोट्स मैंने ये 360 डिग्री एनालिसिस करके मैंने बना लिया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस नोट्स को याद करना है। ओके, सबसे पहले इस नोट्स को क्या करना है, हमको याद करना है। याद करना है मतलब मेमोराइज करना है। गाइस बहुत लोग क्या बोलते हैं, हम समझ लिए, हम नोट समझ लिए, हमको टॉपिक समझ में आ गया। गाइस समझने का मार्क्स नहीं है यहाँ पे। मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, बहुत स्टूडेंट से बात करता हूँ, वो क्या बोलते हैं, सर मेरे को टॉपिक समझ में आ गया है। अरे यहाँ कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। यार आप 24 25 26 27 साल के आप एक एडल्ट हो, तो ये सब टॉपिक कोई थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। यार यहाँ समझना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ यदि आपको रैंक लाना है ना, तो आपको याद करना बड़ी बात है, रटना बड़ी बात है, मेमोराइज करना बड़ी बात है, समझना बड़ी बात नहीं है। क्या है सिलेबस भाई, ज्योग्राफी क्लास 12th का, ज्योग्राफी हिस्ट्री क्लास 12th का, ये कोई सिलेबस है? यूपीएससी में समझना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग बोल रहे हैं भाई समझ गया, टॉपिक समझ में आ गया। अरे भाई यहाँ सिलेबस ही क्लास 12 तक का है, तो उसमें समझना क्या है? यहाँ मेन बात है रटना, याद करना। तो याद करना क्यों टफ होता है? आप बोलोगे सर याद करना तो हम लोग बचपन से याद कर रहे हैं, यहाँ याद करना टफ क्यों है? यहाँ याद करना इसलिए टफ है बाबू, यहाँ पे आपको इतने सब्जेक्ट्स याद करने, साइंस याद करना है, हिस्ट्री याद करना, ज्योग्राफी याद करना, पॉलिटी याद करना है, ठीक है, इकोनॉमी याद करना है। तो इतना सब्जेक्ट आ जाता है, एथिक्स आ गया, ठीक है। तो याद करना सबके बस की बात नहीं है। जो एवरेज एस्पिरेंट है, जो एवरेज क्षमताओं के एस्पिरेंट, जिसने कभी मेहनत नहीं की है, वो उसका सिलेबस ही कवर नहीं होगा। यहाँ मेहनत खोजता है, यूपीएससी मेहनत मांगता है। ओके, यूपीएससी मेहनत मांगता है, यूपीएससी हार्ड वर्क मांगता है, यूपीएससी इंटेलिजेंस नहीं मांगता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि आप एवरेज एस्पिरेंट हो तब भी आप यूपीएससी टॉप कर सकते हैं। आप मेरी स्ट्रैटेजी को 2-3 साल फॉलो करके देखिए, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम टॉपिंग द एग्जाम। यूपीएससी में बहुत ज्यादा आईक्यू की जरूरत नहीं है यूपीएससी क्रैक करने के लिए। हाँ मैं मान सकता हूँ प्रीलिम्स में थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस की जरूरत है, वहां सी सेट है, वहां एलिमिनेशन है, बट मेंस में मैं आपको बोल के रख सकता हूं सर, मेंस में बहुत ज्यादा आईक्यू की जरूरत नहीं है। मेंस इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क। तभी आप देखोगे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में उनका प्री तक नहीं निकलता है, वो बहुत अच्छा रैंक निकालते हैं थर्ड अटेम्प्ट में, फोर्थ अटेम्प्ट में, फिफ्थ अटेम्प्ट में। क्यों? कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या है? मैं पढ़ता रहूं पढ़ता रहूं पढ़ता रहूं पढ़ता रहूं, 4 साल पढ़ लिया, 5 साल पढ़ लिया, ऑटोमेटिकली मेरी तैयारी ऐसी हो गई कि मैं अब सारा आंसर लिख पा रहा हूं। तो गाइज यहाँ यूपीएससी मेंस में कंपाउंडिंग काम करता है। जितने बार आप रिवाइज करोगे, जितने बार आप पढ़ोगे, जितने बार रिवाइज करोगे, आपको याद ज्यादा रहेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमको इस नोट्स को याद करना है। गाइज ये आप मेंस मास्टर नोट सारा ले सकते हैं, आप यहाँ पे टेलीग्राम करो, नोट्स खुद से मत बनाओ, टाइम वेस्ट मत करो। वो टाइम आप नोट्स याद करने में लगाओ। पूरा नोट्स बना हुआ है, टाइम टेबल 180 डेज का मैंने बना दिया है, इसको यूज करके सिलेबस को कंप्लीट करो। एक बार आपने ये सिलेबस पूरा याद कर लिया, फिर आपको उसको बार बार रिवाइज करना। बार बार रिवाइज करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने इस एंटायर 20 पन्ने को मैंने एक पन्ने में डाल दिया है। ये बोलते हैं मेंस मास्टर कार्ड। पूरे नोट्स को मैंने एक पन्ने में डाल दिया। इसको बार बार पढ़ो, 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 बार बार पढ़ो। जितना बार पढ़ोगे उतना आपको एकदम माइंड में छप जाएगा। छप जाना चाहिए, मूवी की तरह छप जाना चाहिए, कि जब भी मेरे को कोई बोलेगा इंपैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ओके, कॉजेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, मेरे को रटा होना चाहिए। प्लेसमेंट लेयरिंग इंटीग्रेशन, प्लेसमेंट लेयरिंग इंटीग्रेशन, बार बार याद कीजिए गाइस, आपको याद हो जाएगा। एग्जाम में आपको रॉकेट की तरह आपका आंसर निकलेगा। ये आपने कर लिया, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। ओके, एंड सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है? अच्छा कंटेंट, एवरेज कंटेंट। आपको एवरेज कंटेंट में मेंस मास्टर नोट्स में दे रहा हूं। सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया? सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया, याद रखिए। सेकंड स्टेप मैंने बताया गुड मेमोराइजेशन। गुड मेमोराइजेशन कब होगा? जब आपके पास क्रक्स नोट होंगे, जिसको आप बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे। मैंने आपको सेकंड स्टेज के लिए मैंने आपको कंटेंट दे दिया, मेंस मास्टर कार्ड। मेंस मास्टर कार्ड को लीजिए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा टॉपिक, रट जाएगा टॉपिक। और थर्ड स्टेज क्या है? एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। मैंने क्या किया, हर टॉपिक पे मैंने फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स मैंने बना दिया। आज मैंने आपको मनी लॉन्ड्रिंग पे कुछ डायग्राम्स दिखाता हूं। ये पहला डायग्राम, जब भी मनी लॉन्ड्रिंग का टॉपिक आएगा आप ये डायग्राम बनाइए। मनी लॉन्ड्रिंग ये डायग्राम से एक्सप्लेन्ड है। गाइस आपको एक वर्ड याद रखना, पिक्चर जो होता है ना, पिक्चर, एक इंग्लिश में कोटेशन, पिक्चर इज इक्वल टू 10,000 वर्ड्स। एक पिक्चर ना 10,000 वर्ड्स के मुकाबले है।
ठीक है, एक पिक्चर जो होता है ना वो 10,000 वर्ड्स एक तरफ और एक पिक्चर एक तरफ। तो यार आप जितना ज्यादा फ्लो चार्ट्स बनाओगे एग्जाम में उतने मार्क्स आएंगे। मैंने आपको पूरे सिलेबस को फ्लो चार्ट से मैंने तोड़ दिया है। आपको जस्ट मैं एक यहाँ दिखा रहा हूँ। जब भी मनी लॉन्ड्रिंग का टॉपिक आएगा, मनी लॉन्ड्रिंग को डिफाइन करो, ये डायग्राम डाल दो। उसके बाद स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ये डायग्राम बना दो स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। जब भी क्वेश्चन आएगा स्टेजेस डाल दो। फिर देखो आप आगे टेरर फाइनेंसिंग में क्वेश्चन आएगा, टेरर फाइनेंसिंग पे ये डायग्राम डाल दो, इंटरनल सोर्सेज एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ टेरर फाइनेंसिंग। उसके बाद गाइस मनी लॉन्ड्रिंग के मैकेनिज्म्स क्या क्या है, ये आप डायग्राम बना दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आप हवाला कैसे चलता है, ये डायग्राम बना दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए काउंटरफीट करेंसी का क्या है, तो आप ये डायग्राम बना दीजिए। तो गाइस आप ना, मैंने हर टॉपिक पे, यूपीएससी के हर टॉपिक पे मैंने बहुत सारे डायग्राम्स, राउट ट्रिपिंग का डायग्राम, हाँ बहुत सारे डायग्राम्स मैंने कलेक्ट कर लिया। हर टॉपिक पे मैंने 5 से 7 डायग्राम आपके लिए मैंने कलेक्ट कर लिया है। ये आपके आंसर में एक पंच डालेंगे, जिसको मैं बोला ना प्रेजेंटेशन, ऐसा प्रेजेंट करेंगे कि जो एग्जामिनर मेरा फैन हो जाएगा, एग्जामिनर मेरे को लाइक करने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके लाइफ को मैं सिंपल कर रहा हूं। गाइज हमेशा याद रखो, पढ़ने में ज्यादा समय लगता है कि देखने में ज्यादा समय लगता है। देखना एक नजर में आपको मारा, आपको सब कुछ समझ में आ गया, पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आपने ये डाल दिया, आपने ये डायग्राम डाल दिया, उसको सब समझ में आ गया। हाँ भाई आपको मनी लॉन्ड्रिंग समझ में आ गया। एक डायग्राम से आपने बता दिया, पूरा 4 लाइन का आप डेफिनेशन लिखोगे, एक डायग्राम बना दिया, आपको समझ में आ गया। हाँ मनी लॉन्ड्रिंग समझ में आ गया। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग कुछ नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग इलीगल मनी को लीगल मनी कैसे दिखाना है, उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। सिंपल सिंपल गाइस, सिंपल सिंपल। ये डायग्राम्स को आप यूज कीजिए अपने आंसर्स में, बता रहा हूं आपका ऑटोमेटिकली हर आंसर में आपका 2 मार्क्स बढ़ जाएगा, 20% मार्क्स बढ़ जाएगा। सेम कंटेंट विद दिस रिप्रेजेंटेशन 20% मार्क्स आपको बढ़ जाएगा। आपको 5 नंबर आना था, आपको 7 नंबर आने लगेगा। 6 आना था, 8 आ जाएगा। गाइस 3 नंबर आ रहा था, 5 आ जाएगा। आपको सीधे जंप मारेगा, सीधे 20% गाइस आपके मार्क्स में। यदि आपके 100 आ रहे हैं तो 120 आ जाएगा आपका पेपर में। तो गाइज इस चीज को आप इंप्लीमेंट कीजिए। मैंने आपको हर टॉपिक पे 5 से 6 डायग्राम मैंने कलेक्ट किया है। आपको नेक्स्ट 3 4 5 महीनों में मैं सारे टॉपिक्स के डायग्राम्स और सारे टॉपिक्स को मेंस मास्टर कार्ड में आपको देने वाला हूं। मेंस मास्टर कार्ड आपको रिवीजन में काम करेगा। जब गाइज आपके पास 90 डेज रहेगा प्रीलिम्स के बाद, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सिर्फ 90 डेज बचा है, सिर्फ 90 डेज बचा है, कैसे हम सिलेबस पूरा करेंगे? गाइज आप कर सकते हैं, इस मेंस मास्टर कार्ड को यूज कर सकते। गाइज सिर्फ 30 से 40 कार्ड में एक पेपर कंप्लीट हो जाता है, जीएस3 पूरा कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ 1 घंटे में आप पूरा जीएस3 पढ़ सकते हैं इस मेंस मास्टर कार्ड को यूज करके। जीएस2 पढ़ सकते हैं, जीएस1 पढ़ सकते हैं, जीएस4 पढ़ सकते हैं। कई आपको लगभग 200 से 300 मेंस मास्टर कार्ड हो जाएगा और आपको 300-400 ये डायग्राम हो जाएंगे। हर टॉपिक पर डायग्राम आपको यूज कीजिए। आपको मैं बता रहा हूं कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। मैंने 180 डेज का प्लान बनाया है, 180 डेज का मेंस चैलेंज में रन कर रहा हूं। हर दिन एक टॉपिक दे रहा हूं, एक टॉपिक पे मैं नोट्स दे रहा हूं। नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, कार्ड्स को आप ऐप में पढ़ सकते हैं। उसके ऊपर मैं फैक्ट्स दे रहा हूं, उसके ऊपर से मैं आंसर राइटिंग टेम्पलेट्स दे रहा हूं, डायग्राम्स दे रहा हूं। और गाइस इसको आप सेल्फ स्टडी के लिए यूज कीजिए। और मैं बता रहा हूं नेक्स्ट 180 डेज में आप टॉपर होके निकलेंगे गाइस, टॉपर होके निकलेंगे। क्योंकि ये आप खुद बताइए कि आप ऐसा आंसर लिखोगे, ये डायग्राम्स लिखोगे एग्जाम में, तो क्या लगता है आपको मार्क्स नहीं मिलेगा? आपको बहुत ज्यादा मार्क्स मिलेगा। बस आपको रटना है, इस कार्ड को बार 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 रटना है और अच्छा से प्रेजेंट करना है। गाइस आप भी टॉप कर सकते हैं यूपीएससी के एग्जाम को। तो गाइस मैं यही बोलूंगा, स्टार्ट कीजिए मेंस की प्रिपरेशन को। नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट ना करें, याद करने में टाइम लगाए। जितना एनर्जी है, जितना एनर्जी है, याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए। क्योंकि वही याद रहेगा तभी हम एग्जाम में लिख पाएंगे। और एग्जाम में हम लिख पाएंगे तभी हमको मार्क्स मिलेगा। नोट्स इकट्ठा करने का मार्क्स यहां नहीं है, नोट्स इकट्ठा करने का कोई मार्क्स नहीं है। ये दिमाग में रख लो गाइस। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, हम नोट्स बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम नोट्स बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम नोट्स बना रहे हैं। गाइस नोट्स बनाने का मार्क्स है क्या? आप यूपीएससी में लिख सकते हैं, मान लो मेंस का पेपर आया, आपसे क्वेश्चन तो याद नहीं है, आपको आंसर तो याद नहीं, आप लिखोगे सर मैंने दो बुक नोट्स बनाए हैं। क्या आपको मार्क्स देगा यूपीएससी एग्जामिनर? क्या आपको पेपर चेकर मार्क्स देगा? वो बोलेगा भाई तुमने नोट्स क्या बनाया है, मेरे को उससे मतलब नहीं है, तुम क्या लिख पा रहे हो, हमको उससे मतलब है तुम क्या लिख पा रहे हो। और तुम वही लिख पाओगे जो तुमको याद है। गाइस हम एग्जाम में कोई नोट्स अंदर लेके नहीं जा सकते। हम एग्जाम में सिर्फ एक ही चीज अंदर लेके जाते हैं, वो है हमारा ब्रेन। इसमें जितना बार हम रिवीजन करेंगे, जितना बार हम रिवीजन करेंगे, उतना ज्यादा हमें याद रहेगा, उतना ज्यादा हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो गाइस इन चीजों को यूज कीजिए और अगले साल मेंस का एग्जाम टॉप कीजिए।